चलो दोस्तों, आज हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण थिंकर रॉबर्ट नॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट नॉजिक का जो टाइम पीरियड रहा है 1938 से लेके सन 2002 तक रहा है। और रॉल्स के साथ, रॉल्स की भी हमने देखा था कि मृत्यु सन 2002 में ही हुई थी, तो ये समानता है। दूसरी कि जो रॉबर्ट नॉजिक हैं और रॉल्स हैं, ये एक ही विश्वविद्यालय में यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाया करते थे, तो दोनों लोग फिलॉसफी पढ़ाया करते थे। हालांकि रॉल्स का जो सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन था अलग था, वो न्याय के ऊपर बात करता था और वो उदारवाद प्लस समाजवाद दोनों को साथ रखने की बात करता था। लेकिन जो रॉबर्ट नॉजिक हैं, रॉबर्ट नॉजिक ये स्वच्छातंत्रवादी हैं, ये लिबर्टेरियन थिंकर हैं, यानी कि अब ये जो स्वतंत्रता है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। और जो राज्य वेलफेयर काम करता है उसको ये ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं और कहते हैं कि ये एक प्रकार का बॉन्डेड लेबर है जो स्टेट करवाता है अगर स्टेट टैक्स लगाता है तो। ये कुल मिला के नाइट वॉचमैन स्टेट, जहाँ हम लोगों ने क्लासिकल लिबरल्स जब पढ़ा था क्लासिकल लिबरल्स, फॉर एग्जाम्पल लॉक और मिल को जब पढ़ा था तो नाइट वॉचमैन स्टेट की चर्चा की थी हमने, तो वहीं ये फिर से उस जो परंपरा थी उसको ये आगे बढ़ाता है। नाइट वॉचमैन स्टेट, मिनिमल स्टेट की ये बात करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं जो बेसिकली जो रॉबर्ट नॉजिक है ये नकारात्मक स्वतंत्रता यानी निगेटिव लिबर्टी है उसका प्रतिपादक रहा है। जब हमने क्लासिकल लिबरल्स पढ़ा था तो वहां भी देखा था कि वो निगेटिव लिबर्टी को, यानी कि निगेटिव लिबर्टी जैसी मतलब कि जो किसी प्रकार का रिस्ट्रेन नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर अगर हम कोई काम करते हैं तो। निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी दो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, तो उसी का ये है कि ये निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है। निजी संपत्ति की बात करता है, निजी संपत्ति की वकालत करता है, जैसा कि हम लोगों ने लॉक में जब पढ़ा था तो देखा था। फिर योग्यता की बात करता है, ये एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करेगा। अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड की बात करेगा। और बाजारवाद, मार्केटिज्म की ये वकालत करता है। प्रतियोगिता की बात करेगा। चलिए देखते हैं इसमें रॉबर्ट नॉजिक के बारे में। रॉबर्ट नॉजिक अमेरिकन दार्शनिक व राजनीतिक दर्शन के समकालीन जो स्वतंत्रवादी यानी लिबर्टेरियन जो धारा है, लिबर्टेनिज्म की जो धारा है उसके विद्वान थे। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित थे। ये अमेरिकन दार्शनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। सर्वप्रथम अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मूरे एन रोथबार्ड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी कृतियों में इच्छा स्वतंत्रवाद का वर्णन किया। राजनीतिक दर्शन में इस मान्यता को लोकप्रिय बनाने में हैक, नॉजिक, मिल्टन और फ्रीडमैन आदि का योगदान रहा है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है कि जो स्वतंत्रवादी भी होते हैं, लिबर्टेरियंस भी होते हैं, वो भी, उनकी भी कैटेगरी होती है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो उग्र लिबर्टेरियंस होते हैं, उग्र यानी एक्सट्रीम पे जाके ये बातें करते हैं। तो अगर मूरे रोथबार्ड को देखा जाए, जो अभी हमने चर्चा की थी, मूरे एन रोथबार्ड को देखा जाए तो ये उग्र या अति स्वतंत्रवादी हैं, उग्र या अति स्वतंत्रवादी हैं, एक्सट्रीम लिबर्टेरियन है। इनका मानना है कि ना तो हमें राज्य की आवश्यकता है और ना ही कल्याणकारी या कल्याण की आवश्यकता है, या जो राज्य कल्याणकारी कार्य करता है उसकी आवश्यकता है। हमें दोनों की आवश्यकता नहीं है, ना हमें कल्याणकारी राज्य चाहिए और हमें राज्य भी नहीं चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर को महत्व देते हैं कि जो सुरक्षा का काम है ये सब प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो, वही सब देखेगी। ना हमें राज्य चाहिए, ना हमें अपना हित चाहिए, ना तो हमें कल्याण चाहिए। तो ये बात करते हैं। फिर मध्यम मार्गी आते हैं। तो इसमें ये राज्य को नेसेसरी इविल मानते हैं और मानते हैं कि राज्य होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य कल्याण नहीं करेगा। तो ये मिनिमल स्टेट की वकालत करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग नॉजिक का उदाहरण लें तो ये महत्वपूर्ण थिंकर इसमें हम देख सकते हैं। फिर एक आते हैं नरम स्वतंत्रवादी, जो कि मानते हैं कि राज्य को रक्षा प्लस कुछ मात्रा में कल्याण करना चाहिए। तो ये राज्य को रक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण मानते हैं कि राज्य रक्षा करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, लेकिन कुछ मात्रा में, बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में कल्याण भी राज्य कर सकता है। तो ऐसे में हैक और मिल्टन फ्रीडमैन थिंकर हैं, वो इस चीज का सपोर्ट करते हैं। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो लॉक का प्रभाव था, हमने देखा है कि जब हमने लॉकियन प्रपोजो भी पढ़ा था, लॉकियन प्रपोजो यानी लॉकियन जो युक्ति थी उसको पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि जो नॉजिक है उसने संपत्ति के जो सिद्धांत हैं यहीं से लॉक से ही लिए थे, तो लॉक का प्रभाव तो इस पे है ही। नॉजिक ने लॉक से प्रभावित वो संपत्ति के अधिकार को मुख्य व प्राथमिक अधिकार माना है, मुख्य व प्राथमिक अधिकार माना है। अधिकारों को उसने गौण व द्वितीयक श्रेणी का माना। संपत्ति के अधिकार को वो मुख्य व प्राथमिक मानता है और जो अन्य अधिकार हैं उनको गौण व द्वितीयक श्रेणी का मानता है। लेकिन नॉजिक ने लॉक की प्राकृतिक कानून की मान्यता को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। नेचुरल लॉज की जो मान्यता है उसको ये पूर्णतः अस्वीकार करता है। नॉजिक ने प्राकृतिक कानूनों या नेचुरल लॉज को पितृ सत्तावाद के अवशेषों वेस्टेज ऑफ पैटर्नलिज्म की संज्ञा ये देता है। तो प्राकृतिक कानूनों को ये इनकी अवहेलना करता है। कौन? रॉबर्ट नॉजिक। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक कानून के जो कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, पॉजिटिव कानून होते हैं, वही हमारी क्षमता को इंश्योर कर सकते हैं। जो नेचुरल लॉज हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए आप किसके पास जाओगे? अल्टीमेटली क्वेश्चन तो ये उत्पन्न होता है। तो इस चीज को लेकर ये इसका विरोध करता है। रॉबर्ट नॉजिक की कृतियां देख लेते हैं। तो पहली है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये 1974 में बुक आई थी, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। नॉजिक की प्रसिद्ध पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। रॉल्स की जो पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस है का स्वच्छतंत्रवादी जवाब है। तो जो एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया जो पुस्तक आई थी नॉजिक की, ये पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि रॉल्स ने लिखी थी उसके जवाब में पुस्तक आई थी। यूटोपिया वह स्थिति है जिसमें लोग जिस समाज में रहते हैं उसमें नियमों का स्वतंत्र चयन करते हैं। यूटोपिया हमने पहले भी कहा था कि ये एक काल्पनिक नगर है जहां पर जो लोग रहते हैं वो अपने नियमों को स्वयं बनाते हैं। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया की सबसे जोरदार समीक्षा जी.ए. कोहेन ने अपनी पुस्तक सेल्फ ऑनरशिप, फ्रीडम एंड इक्वालिटी जो कि 1995 में आती है में किया था। फिर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस, ये 1981 में पुस्तक आती है, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। द एग्जामिन्ड लाइफ, ये 1989 में आती है, द एग्जामिन्ड लाइफ। इसी का एक अध्याय है द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स, द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स, द एग्जामिन्ड लाइफ। फिर सोक्रेटिस पजल, ये 1997 में बुक आती है, सोक्रेटिस पजल, ये 1999 में बुक आती है। और इसकी एक अन्य जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द नेचर ऑफ रेशनैलिटी, द नेचर ऑफ रेशनैलिटी, ये 1993 में आती है, द नेचर ऑफ रेशनैलिटी। नॉजिक के मुख्य विचार तो न्याय का अधिकारिकता सिद्धांत दिया है, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करता है, ये महत्वपूर्ण है। फिर लॉकियन शर्त, लॉकियन प्रोविजन, लॉकियन जो प्रोविजो है उसकी ये महत्वपूर्ण इसकी अवधारणा है। फिर इसके साथ ही साथ ये बिल चैम्बरमिल तर्क जो है उसको हम देखेंगे आगे चल के क्या है ये। फिर अनुभव मशीन यानी एक्सपीरियंस मशीन, उसका भी संदर्भ लेंगे। न्यूनतम राज्य, मिनिमल स्टेट या मिनिमम स्टेट, उसकी बात ये करता है। अधिकारों का स्वच्छतंत्रवादी सिद्धांत, द लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ राइट्स, इसकी भी ये बात करता है। जो जैसा चयन करे, जैसा जिसका जैसा चयन हो, यानी फ्रॉम ईच एज दे चूज टू ईच एज दे आर चूजन, जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन हो। तो ये एक सिद्धांत देता है कि जो व्यक्ति जैसा चयन करता है और जिसका जैसा चयन हो उसको उस हिसाब से चीजें दी जाए। तो जो लोग अमीर हैं उन्होंने क्या चयन किया? उन्होंने मेहनत को चयन किया, उन्होंने हार्ड वर्क का चयन किया और आज वो अमीर है। और जो लोग गरीब रह गए हैं, जो ड्रे ड्रीमर्स थे, जो केवल सपने देखते थे, उन्होंने जो है तो कायरता या कि कहना चाहिए कि निठल्लेपन का चयन किया। तो अब उनका जैसा चयन है उनको उस हिसाब से मिलना चाहिए। अब आप उसमें अपना जो स्टेट है वो अपना कोई कल्याणकारी स्वरूप लेके और जो अमीर व्यक्ति हैं उन पर टैक्स लगा के आप जो गरीब लोग हैं, जो डे ड्रीमर्स रहे हैं, उनको आप सहायता करेंगे तो ये गलत है। ये इसमें हम देखेंगे आगे चल के। न्याय की ऐतिहासिक संकल्पना भी ये देता है, न्याय की ऐतिहासिक संकल्पना भी देता है। तो स्वच्छतंत्रवाद या इच्छा स्वच्छतंत्रवाद, लिबर्टेरियम, ये क्या होता है इसको देखते हैं। तो इसे नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म या नव दक्षिणवाद यानी नियो राइट्स भी कहा जाता है। तो राइट और लेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना है। तो कौन लोग राइट हुआ करते थे, कौन लोग लेफ्ट हुआ करते थे? बेसिकली ये फ्रांस की संसद में जो व्यक्ति लेफ्ट की ओर बैठा करते थे वो लोग जनता के प्रतिनिधि हुआ करते थे, जनता के प्रतिनिधि हुआ करते थे। और जो लोग राइट में बैठा करते थे ये सामंती लोग हुआ करते थे, ये राजा के प्रतिनिधि हुआ करते थे।
और ये रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। और ये तो भारत में जैसे देखा जाए तो जो बीजेपी पार्टी है उसे राइटिस्ट पार्टी कहा जाता है। आईएनसी जो पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मध्यम मार्ग की पार्टी है। और जो सीपीआई है या सीपीआईएम एम है, ये लेफ्ट पार्टियां कहलाती हैं। तो राइट में जो लोग बैठते हैं वो बेसिकली जो परिवर्तन है उसके खिलाफ रहते हैं, वो रूढ़िवादी होते हैं, पहली चीज। अगर ये सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो। लेकिन अगर आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो जो न्यू राइट के व्यक्ति होते हैं या जो न्यू राइट को सपोर्ट करते हैं, वो आर्थिक खुलापन चाहते हैं, एलपीजी चाहते हैं। तो जैसे देखा होगा आपने कि जब बीजेपी आती है तो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करती है। 2002 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तब भी यही हुआ था। 2014 में जब सरकार आई तब भी हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किया गया, ज्यादा से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। तो यही है कि जो न्यू राइट्स पॉलिसी को अपनाते हैं जो पार्टी या जो लोग, वो ज्यादा आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा खुलापन, ज्यादा उदारता दिखाते हैं। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में ये खुलेपन नहीं होते हैं, ये बेसिकली कंजर्वेटिव होते हैं। और जो रूढ़िवादियां हैं, जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं चली आ रही हैं, उनको ये मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो यही है कि ये जो रॉल्स है, जो लिबर्टेरियनिज्म है, इसे न्यू राइट्स भी कहा जा सकता है। यह समकालीन उदारवाद की वह धारा है जो निर्बाध स्वतंत्रता, निजीकरण, संपत्ति के अधिकार, हस्तक्षेप यानी लेसर फेयर स्टेट, न्यूनतम राज और रात प्रहरी राज यानी मिनिमम स्टेट एंड नाइट वॉचमैन स्टेट, खुला एवं प्रतियोगी बाजार, पूंजीवाद, सीमित सरकार व एडम स्मिथ वाले इनविजिबल हैंड में विश्वास करता है तथा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का विरोधी है। वह स्वतंत्रवादी जो अदृश्य हाथ से बढ़कर राज्य के मृत हाथ यानी डेड हैंड तक बढ़ गए हैं। तो ये ऐसे स्वतंत्रवादी हैं, या जो स्वतंत्रवादी हैं वो यहाँ तक बढ़ गए हैं कि डेड हैंड यानी राज्य का हाथ ही आप समाप्त कर दो, काट दो, राज्य की जरूरत ही नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे सब कुछ। स्वतंत्रवाद के कई रूप प्रचलित हैं, हमने अभी पढ़ा भी था कि उग्र यानी अति स्वतंत्रवादी, फिर मध्यम और नरम। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। और पर इसका महत्वपूर्ण विचारक है रॉबर्ट नॉजिक। नॉजिक ने रॉल्स के उदार समतावादी न्याय सिद्धांत के विरुद्ध 1974 में अपनी पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में स्वतंत्रवादी आदर्श का चित्रण किया है। तो स्वतंत्रवाद की जो 3 धाराएं हैं उनको देख लेते हैं। यह अतिवाद की मात्रा के आधार पर है कि कौन कितने एक्सट्रीम पर है। तो जो उग्र या अति स्वतंत्रवादी हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे हैं, वो अल्ट्रा राइट हैं। जो मध्यम मार्गी हैं वो मिडिल पाथ अपनाते हैं, वो तो हमने देखा भी था। चलिए इसमें देख लेते हैं और अच्छे से। जो नरम स्वतंत्रवादी हैं, सॉफ्ट लिबर्टेरियन है या सॉफ्ट लिबर्टेरियन है, वो क्या है, ये स्वतंत्र बाजार व सीमित सरकार पर बल देते हैं। स्वतंत्र बाजार व सीमित सरकार पर बल देते हैं, निजी क्षेत्र को वरीयता देते हैं, पर सरकार की कल्याणकारी भूमिका पर पूर्णतया निषेध नहीं करते। पूर्णतया निषेध नहीं, राज्य सुरक्षा भी करे, कल्याण भी करे, लेकिन कुछ मात्रा में। सुरक्षा के साथ कुछ कल्याण भी हो सकता है। तो इसमें जो समर्थक हैं फ्रेडरिक हायक हैं और मिल्टन फ्रीडमैन है। फिर व्यक्तिवादी अराजकतावाद या अतिवादी स्वतंत्रवाद, तो यह अराजक पूंजीवाद का समर्थन है। ये सीमित सरकार की बजाय सरकार नहीं के हिमायती है। सीमित सरकार नहीं, सरकार नहीं हो, हमको ना राज्य चाहिए ना कल्याण चाहिए, दोनों चीज नहीं चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को दे दो सुरक्षा का काम, वो अपना देखती रहे। ये पुलिस सुरक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा का कार्य निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं, ना सुरक्षा ना कल्याण, कुछ नहीं चाहिए इनको। इसके समर्थक कौन है, मुरे रोथबार्ड, डेविड फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन के पुत्र डेविड फ्रीडमैन। और न्यूनतम राज्य स्वतंत्रवाद, तो मिनिमल स्टेट लिबर्टेरियनिज्म, यह मध्यम मार्गी धारा है, नरम व अतिवाद के बीच की धारा है। यही सबसे अधिक प्रचलित है। यह राज्य को सुरक्षा का काम तो देती है पर कल्याण का नहीं। सुरक्षा का काम राज्य सुरक्षा करे लेकिन कल्याण ना करे। नॉजिक अर्थ अराजकतावादी है। तो नॉजिक है ये सेमी एनार्किस्ट इसको कह सकते हैं कि ये राज्य की बात तो करता है लेकिन कल्याणकारी राज्य की बात नहीं करता है। चलिए इसमें और आगे देखते हैं। तो राज्य न्यूनतम होना चाहिए और उसके कार्य सीमित होने चाहिए। राज्य बल, शक्ति, चोरी, धोखाधड़ी, अनुबंध के क्रियान्वयन इत्यादि कार्यों तक ही सीमित रहे, तभी तक ये न्यायोचित है, इससे ज्यादा राज्य न बढ़े। समर्थक कौन कौन से हैं इसके, तो आयन रेंड है और रॉबर्ट नॉजिक है। अब महत्वाकांक्षा संवेदनशील व सक्षमता असंवेदनशील यानी एम्बिशन सेंसिटिव एंड एंडाउमेंट सेंसिटिव जो चीजें हैं उनको देखते हैं।
तो नीलामी, बीमा योजना, ईर्ष्या परीक्षण यानी एनबी टेस्ट, महत्वाकांक्षा, संवेदनशील आदि शब्दावली उदार समतावादी विचारक रोनाल्ड डार्किन की देन है। तो एनबी टेस्ट, फिर ये जो एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन है या एंडाउमेंट सेंसिटिव ऑक्शन है, ये शब्द जो शब्दावली है ये लिबरल इगैलिटेरियन थिंकर डार्किन की है। डार्किन हम देखेंगे कि डार्किन एक महत्वपूर्ण थिंकर, जब हम लोग इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा जो डिस्कशन है इक्वालिटी का डार्किन पर ही केंद्रित होगा। जो पूरा डिस्कशन है इक्वालिटी का वो डार्किन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। वो वहाँ पर एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन, एंडाउमेंट सेंसिटिव ऑक्शन के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या है इसका विस्तृत इसमें अभी तो देखेंगे ब्रीफ रूप से, लेकिन डार्किन को पढ़ेंगे या जब इक्वालिटी को एज अ वैल्यू पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे। तो हम यहाँ पर नॉजिक के न्याय सिद्धांत के संदर्भ में शीर्षक को समझने की, तो इसमें देखिए सक्षमता असंवेदनशील यानी इंडाउमेंट सेंसिटिव ऑक्शन। तो इंडाउमेंट का तात्पर्य है यानी सक्षमता का तात्पर्य है किसी व्यक्ति की प्रकृति प्रदत्त योग्यता और जन्म के समय उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इंडाउमेंट सेंसिटिव ये क्या है? इंडाउमेंट सेंसिटिव कि किसी भी व्यक्ति की प्रकृति प्रदत्त योग्यता यानी नेचर ने आपको क्या योग्यता दी है। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई व्यक्ति ज्यादा टैलेंटेड होता है, तो वो नेचर है। तो उस समय और या जन्म के समय पहली चीज तो ये कि आपको कितना टैलेंट मिला, आप कितने मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से सक्षम है। दूसरा, जन्म के समय आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी, आप अंबानी घर पैदा हुए या आप गरीब के घर पैदा हुए। रॉल्स और डार्किन संसाधनों का वितरण करते समय समानता पर बल देते हैं। तो रॉल्स और डार्किन दोनों लोग संसाधनों का जब वितरण करते हैं तो ये कहते हैं कि इक्वलिटी पर फोकस किया जाना चाहिए। अतः है वो सक्षमता यानी प्रकृति प्रदत्त प्रतिभाओं के प्रति असंवेदनशील है, यानी कि वो जो नेचर जो हमें टैलेंट देता है, जो हमें इंटेलिजेंस देता है, उसके प्रति असंवेदनशील है यानी इनसेंसिटिव है। वो उसको नजरअंदाज करते हैं। ठीक, वे प्रतिभावान लोगों को अन्य से ज्यादा प्राथमिक वस्तुएं, धन संपदा, शक्ति सत्ता आदि का वितरण नहीं करते हैं। तो उनका मानना है कि भले आप कितने टैलेंटेड हैं, वो कोई आधार नहीं है कि आपको ज्यादा धन संपदा शक्ति या सत्ता दी जाए। नाजिक इससे विपरीत है, वह प्रतिभाशाली व योग्य लोगों को अधिक वितरण के पक्ष में है। तो जो रॉल्स हैं और डार्किन है ये कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिभाशाली है तो ये आधार नहीं होना चाहिए कोई व्यक्ति योग्य है, एलिजिबल है, टैलेंटेड है, इस आधार पर उसे ज्यादा पद प्रतिष्ठा और शक्ति सम्मान दे दिया जाए। नहीं, उसे इक्वालिटी के आधार पर सभी को समान वितरण किया जाना चाहिए। लेकिन जो नाजिक है ये कहता है कि जो व्यक्ति प्रतिभाशाली है, जो व्यक्ति योग्य है, उसे नहीं दोगे तो किसे दोगे। फिर एम्बिशन सेंसिटिव ऑक्शन या महत्वाकांक्षी संवेदनशील ये क्या है? इसका तात्पर्य है कि लोगों का भाग्य उनकी महत्वाकांक्षा पर निर्भर है। हमारा भाग्य हमारी महत्वाकांक्षा पर निर्भर है। आपने जो महत्वाकांक्षा की, आप यूजीसी नेट जेआरएफ निकालना चाहते हैं तो ये आपकी महत्वाकांक्षा पर आपका भाग्य निर्भर है। आप अगर कोई दूसरा रास्ता चुनते तो वो दूसरा होता आपका, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो भाग्य है वो आपके महत्वाकांक्षा पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति को खुद द्वारा चुने गए विकल्पों की कीमत अदा करनी पड़ती है। तो आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की और आप उसमें असफल हो गए, तो अब आपको उसका हर्जाना खुद भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर कीड़ा बिलबिला रहा था यूपीएससी करने का। ये राज्य, अब आप इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य आपको बार बार कंपनसेशन नहीं देगा। ये तो आपने खुद चॉइस ली है, आपकी खुद चॉइस थी ना यूपीएससी करना, किसी और की चॉइस नहीं थी। जॉब करना आपकी चॉइस है। अगर आप इसमें सफल होते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर कोई अमीर है तो वह अपनी महत्वाकांक्षा व योग्यता के बल पर, और गरीब है तो अपनी गलत योजनाओं की वजह से बना है। तो जो अमीर व्यक्ति है उसने मेहनत किया, तपस्या की और सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और वो अमीर बन गया। जो गरीब है वो उसने उस चीज नहीं की और वो गरीब रहा है। तो ये आपकी गलत योजनाएं हैं, इसलिए अब राज्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा। नॉजिक का न्याय सिद्धांत महत्वाकांक्षी संवेदनशील है। तो जो नॉजिक का सिद्धांत है ये एम्बिशन सेंसिटिव है, मतलब कि आपने जो निर्णय लिए हैं उसका जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अब राज्य आपको नहीं देगा। तो अगर कोई व्यक्ति अमीर बन गया है और कोई व्यक्ति गरीब है तो ये अमीर व्यक्ति की हेडेक नहीं है कि राज्य उससे पैसा ले और गरीब व्यक्ति को दे। क्यों ले भाई? जो गरीब व्यक्ति है उसने नहीं मेहनत की, नहीं उसने
तपस्या की तो वो गरीब रह गया, नहीं सही समय पर सही निर्णय लिया, वो गरीब रह गया, तो अब मैं क्यों उसको सहायता करूं? ऐसी बात कौन बोलता है? ऐसी बात बोलता है नाजिक। इस प्रकार नाजिक सक्षमता संवेदनशील व महत्वाकांक्षी संवेदनशील दोनों है। तो नाजिक नाजिक एंडाउमेंट सेंसिटिव भी है और एम्बिशन सेंसिटिव भी है। मतलब कि वो ये कहना चाहता है, एंडाउमेंट सेंसिटिव इन द सेंस कि वो ये कहना चाहता है कि जो प्रतिभाशाली और योग्य लोग हैं उनको अधिक संपत्ति या पद सम्मान का वितरण किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं जिन्होंने सही निर्णय लिया है, उनको भी जो है तो हक है कि वो अपने हिसाब से राज्य के बिना हस्तक्षेप के जीवन जी सकें। ये दोनों का सपोर्ट करता है। फिर एंड रिजल्ट एंड हिस्टोरिकल जस्टिस थ्योरी, साध्य मूलक व ऐतिहासिक न्याय सिद्धांत, इसको देखते हैं। तो इसमें नाजिक की पुस्तक राल्स की न्याय संकल्पना का स्वतंत्रवादी जवाब है। नाजिक इस पुस्तक में 2 प्रकार के न्याय सिद्धांत बताते हैं, साध्य मूलक एंड रिजल्ट और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। नाजिक का प्रसिद्ध कथन है कि न्याय इतिहास का मसला है, न कि साध्य स्थितियों का। न्याय इतिहास का मसला है, न कि साध्य स्थितियों का। दूसरा, नाजिक अपने सिद्धांत को न्याय की ऐतिहासिक संकल्पना कहते हैं। इसको देखते हैं। साध्य मूलक एंड रिजल्ट सिद्धांत ये क्या है? यह सिद्धांत सौदेश मूलक है, जो संसाधनों का बंटवारा करते वक्त प्रक्रिया की बजाय साध्य या उद्देश्य व परिणाम पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर जब संसाधन का वितरण होगा तो प्रक्रिया नहीं, एंड रिजल्ट देखा जाएगा। उदाहरण के लिए मार्क्सवाद आवश्यकता अनुसार बंटवारा करता है, योग्यतावाद अधिकतम सुख के योग के आधार पर, और राष्ट्र जरूरतमंद को पुरस्कार को साध्यमान बंटवारा करते हैं। इसे सामाजिक न्याय सिद्धांत कहा जाता है। नाजिक इसी आधार पर बेंथम के उपयोगितावाद और राल्स के उदार समतावाद की आलोचना करता है। हालांकि राल्स अपने सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक मानता है, पर नाजिक इसे अस्वीकार कर देता है। तो जो राल्स हैं और ये जो थिंकर्स हैं, मार्क्सवाद हैं, ये उपयोगितावादी हैं, ये इनका अलग अलग सिद्धांत है बंटवारे का। राल्स क्या कहता है कि जरूरतमंद को ज्यादा पुरस्कार या जो ना जो पुरस्कार को साध्य मानकर बंटवारा किया जाना चाहिए, लेकिन नाजिक इसका विरोध करता है। और उपयोगितावादियों का भी विरोध करता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, इसका भी ये विरोध करता है। राल्स अपने सिद्धांत को शुद्ध प्रत्यात्मक मानता है, लेकिन नाजिक उसका भी विरोध करता है कि अगर शुद्ध प्रत्यात्मक होता तो आप गरीब लोगों के हित की बात ही क्यों करते? आप तो कहते कि जो प्रोसेस है फेयर है, बाकी जो जिसको मिल गया मिल गया। आप तो आपका जो न्याय सिद्धांत है वो टिल्टेड है, जो हमने देखा था कि डिफरेंस प्रिंसिपल था राल्स का, तो वो अफर्मेटिव एक्शन वहां से निकल के आया डिफरेंस प्रिंसिपल से। तो वो आपका जो सिद्धांत है टिल्टेड है गरीब लोगों के प्रति या जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्रति। तो आपका जो सिद्धांत है कहाँ से कहाँ तक शुद्ध प्रक्रियात्मक है। फिर हिस्टोरिकल सिद्धांत, हिस्टोरिकल थ्योरी, तो यह वितरण के परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति ने अतीत भूतकाल में जो कार्य किए थे वही ऐतिहासिक कार्य संसाधनों पर उसके स्वामित्व को तय करते हैं। तो आपने भूतकाल में जो मेहनत की थी नेट जीआरएफ निकालने के लिए, वही जो कार्य हैं आपको आज फल दे रहे हैं अगर आपने निकाल लिया है तो। क्योंकि लोगों की कार्य योग्यताएं और क्षमताएं अलग अलग होती हैं, अतः संपत्ति पर उनकी हकदारी व स्वामित्व में भी अंतर पाया जाता है। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, अतः किसी साध्य की प्राप्ति के लिए उसके संपत्ति से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। साध्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य अगर साध्य है कि जो राज्य है वो लोक कल्याण का काम करे, तो इसके लिए आप किसी की संपत्ति क्यों ले रहे हो? अपने से करो ना, हमारी संपत्ति किसी के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? इसका कहने का मतलब ये। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि जो ये सिस्टम है टैक्सेशन का, अमीरों से लेके आप गरीबों को दे रहे हो, ये एक प्रकार का बॉन्डेड लेबर है, मधुआ मजदूरी करा रहे हो। अगर हमसे 30% हमारी सैलरी का आप ले ही ले रहे हो तो क्या मतलब, हम मेहनत क्यों करेंगे यार? मेहनत नहीं करेंगे, हटाओ। जब हमारी संपत्ति का 30% टैक्स में ही चला जाएगा तो हम क्यों मेहनत करें? तो ये बेसिकली ये बात करता है कि जो टैक्स है ये एक ऐसा मिनिमम होना चाहिए। हमने देखा था कि नरम स्वेच्छातंत्रवादी है कि ऐसा होना चाहिए, नरम नहीं है ये, सॉरी, ये मध्यम मार्गी है। ये राज्य की बात तो करता है कि राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य कल्याणकारी काम ना करे। न्याय का यह प्रक्रियात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत संपत्ति के असीम अधिकार का समर्थन करता है। तो राल्स जो लॉक है वो भी असीम संपत्ति या आप संपत्ति, हालांकि संपत्ति आप असीम संपत्ति यानी कि मतलब जितनी चाहे आप संपत्ति हासिल कर सकते हैं, लॉक भी ऐसा बोलता है और नाजिक भी बोलता है, लेकिन दोनों थोड़ा सा उसमें शर्त लगाते हैं, वही लॉक एंड प्रोविजो सामने निकल कर आता है। तो नाजिक किसी सिद्धांत का कट्टर समर्थक है। इसे फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत भी कहा जा सकता है। ऐतिहासिक सिद्धांत भी 2 प्रकार का होता है, प्रतिमान आधारित यानी पैटर्न बेस्ड और अनपैटर्न। प्रतिमान आधारित ये क्या है? पैटर्न
तात्पर्य है कि संसाधन वितरण एक पैटर्न पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जो ज़्यादा श्रम करता है उसे ज़्यादा मिलना चाहिए, या जिसे ज़्यादा आवश्यकता है उसे ज़्यादा मिले। यह तो फिर साध्य मूलक की तरह हो गया, अतः लॉजिक इसका भी विरोध करता है। इसके बजाय यह अनपैटर्न का समर्थन करता है। तो अगर आप पैटर्न रूप से संसाधनों का वितरण करेंगे तो क्या होगा? पैटर्न रूप से मतलब कि अगर जो ज़्यादा श्रम करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो ज़्यादा इसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी साध्य मूलक हो गया कि आप एंड गोल पर फोकस कर रहे हैं कि लोगों का हित हो अल्टीमेटली। लेकिन जो इसका ये लॉजिक विरोध करता है और कहता है कि जो अनपैटर्न जो वितरण होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत में नियमबद्ध वितरण को महत्व नहीं दिया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो लॉजिक है, लॉजिक के अधिकारों का सिद्धांत एक ऐतिहासिक सिद्धांत है, ना कि एंड रिजल्ट सिद्धांत है, और एक अनपैटर्न सिद्धांत है, ना कि पैटर्न। क्योंकि लॉजिक न्याय और अन्याय पर विचार करते हुए संपदा के वितरण में केवल स्वेच्छा से किए जाने वाले कार्यों को स्वीकृति प्रदान करता है और उससे किसी अन्य मूल्यों जैसे प्रसन्नता, आवश्यकता, इच्छा इत्यादि से नहीं जोड़ता है, और ना ही वह व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों को इससे जोड़ता है। इसलिए वह एक बहुत ही असंरचनात्मक सिद्धांत है। अनपैटर्न रूप से वितरण कीजिए। संक्षेप में, जो लॉजिक है साध्य मूलक व पैटर्न का विरोधी है तथा ऐतिहासिक व अनपैटर्न का समर्थक है। तो आपने जो इतिहास में जो मेहनत की, जो तपस्या की, जो अपना दिमाग लगाया, जो महत्वपूर्ण जो कठिन निर्णय लिए, उसके कारण आपको जो संपत्ति मिल रही है उसका ये समर्थन करता है और कहता है कि इस पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। न्याय तो संसाधन वितरण के सिद्धांत में ये तो एक तो साध्य मूलक हो गया एंड रिजल्ट, दूसरा ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक में भी पैटर्न और अनपैटर्न दो प्रकार के होते हैं।